प्रिय विद्यार्थी, ये क्लास 10वीं कक्षा का गोधूली का लेसन फर्स्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसे बहुत ही आसानी से सुनिए और अंत में हम एक गाना गाएंगे, उसको भी आप आनंद लीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये श्रम का विभाजन है। श्रम यानी कार्य, जो हमारे माता पिता करते हैं, जो हमारे भावी पीढ़ी करते आए हैं, वो ही कार्य है। विभाजन का मतलब बंटवारा। समाज में बड़ी तरह का व्यक्ति होता है, अपना अपना कार्य करता है, सबका कार्य अलग है, लेकिन इसमें जाति प्रथा जुड़ा हुआ है। जाति और प्रथा, जाति का मतलब जो हम लोग लिखते हैं ना, पासवान, महार, साध, पासी, ये जाति होता है, कुम्हार, कोयरी वगैरह। तो उसकी जो प्रथाएं हैं और वो समाज को किस प्रकार से दूषित और प्रभावित करता है, मेन रूप से हमें यहाँ ये जानना है। अच्छा, ये बताएगा कौन हमें? तो ये हमें भीमराव अंबेडकर जी बता रहे हैं अपने एक भाषण के दौरान। यहाँ पर एक भाषण लिखे हैं जाति प्रथा पर, और वो हमें ये बताएंगे। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। महान व्यक्तित्व बोले तो एक ऐसा चरित्र और एक ऐसा दिमाग जो समाज के काम में आ जाए। आज इनका आरबीआई दिया हुआ है, गरीबों के लिए अनंत काम एवं राजनीतिक व सभी चीजों में समान भूमिका निभाने वाले महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप या हम जितना भी जानते हैं वो इनके बारे में लिखी हुई कथाओं या कहानियों को जानते हैं, लेकिन इनका असली व्यक्तित्व जन कल्याण एवं उनकी सेवा था। अब आइए हम पहले इनके बारे में कुछ विवरण प्रस्तुत कर लेते हैं, जो कि परिचय के बारे में आप जान सकते हैं। तो सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो महार जाति से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था। माता का नाम भीमाबाई था। ये सब क्यों लिखा रहा है आपको जानना है, और एग्जाम एवं अपने जीवन में इसे हासिल और उतार लेना है। इनके विचारों को अपने चरित्र के साथ जोड़कर स्वयं को आगे बढ़ाना है। माता भीमाबाई, पत्नी थी रमाबाई। इनकी जो पत्नी थी वो रमाबाई थी। पत्नी थी वो रमाबाई थी। इनका विवाह 1906 ईस्वी में हो गया था। इनका विवाह 1906 ईस्वी में हो गया था। विवाह करने के बाद ये मैट्रिक दिए थे, यानी मैट्रिक जो आप और हम देते हैं, मैट्रिक, वो ये 1907 में दिए थे। पहले विवाह किए फिर मैट्रिक दिए, पहले विवाह किए और फिर मैट्रिक दिए। इनका जन्म भारत राज्य के नक्शा जब आप उठाइएगा तो बीचे बीच में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का एक गांव है महू, वही हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका परिचय हम दे रहे हैं। माता, पिता, पत्नी, और ये इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इनके बारे में जितना आप और हम जानते हैं, हम पहले भी कह चुके हैं कि इनका व्यक्तित्व जो था वो समाज कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण एवं सुयोग्य था। आज क्या अनंत काल तक भी इनके कृतियों का हम और आप सदा आभारी रहेंगे। ऐसे व्यक्तित्व थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मध्य प्रदेश, 14 अप्रैल 1891 इसका जन्म हुआ था। महू एक गांव है मध्य प्रदेश में। इनके बारे में हम बहुत सारे पुस्तकों में लोगों से सुनते आ रहे हैं। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, मेरे द्वारा। इसे सीखिए और आगे चलिए। इसे आप नोट डाउन करिए। इनकी रचनाएं क्या है और इन रचनाओं का लाभ क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा रचना के बारे में समझेंगे। तो इनकी रचनाओं से भारत समाज को एक ऐसा पुरुषार्थ एवं व्यक्तित्व मिलता है जिसे जोड़कर अपने निजी जीवन में उतारकर हम अपने आप को जन कल्याण के भागीदारी हेतु समर्पित कर सकते हैं। इनका इस प्रकार का वाङ्मय लगभग 21 खंडों में प्रकाशित है।
21 खंडों में प्रकाशित है, जो भारत सरकार के द्वारा आज भी संरक्षित है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, उनमें बहुत सारी रचनाओं में है हु आर दे, ये सब आपके एग्जाम में आते हैं। हु आर दे, हु आर शूद्रास, हु आर शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड, ये सब अंग्रेजी में है, यहाँ हम हिंदी में लिख रहे हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइट एंड वुमेन Who are they? Who are Sudas, Buddha and his Dhamma, the right and woman। इसके बारे में आप थोड़ा सा जानिए। द राइट एंड वुमेन जो है ये कब लिखे थे, इनका अर्थ इसमें क्या है, ये आप अगर उठा करके पढ़िएगा तो स्त्रियों के बारे में एक खास महत्व। जब पौराणिक समय में हमारे स्त्रियां बहुत ही पढ़े लिखे आगे थी, लेकिन मध्यकाल में हमारे स्त्रियों पे बहुत सारा, माताओं पे बहुत सारा अत्याचार हुआ, तो उनको उठने में कितनी परेशानियां हुई, और यूरोपीय सभ्यताओं में हमारी महिलाओं को कितनी दूषित प्रवृत्तियों के नज़र से देखा, वो इस किताब में पूरी तरह इनका वर्णन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक शब्द है, इनका कहना था कि आप अपनी माता बहन को कभी भी औरत शब्द से संबोधित ना करें, क्योंकि औरत जो है वो अरबी भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है अरब। इस भाषा में अरब का अर्थ होता है योनि। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि जो हमें जन्म दिया है, जिसे हम माता मानते हैं, जिसे हम बहन मानते हैं, जिसे हम पत्नी मानते हैं, उसे हम औरत कहकर कभी भी संबोधित ना करें, क्योंकि अरबी भाषा में इसका अर्थ हमारी सभ्यताओं को कभी भी निरर्थक रूप से या सार्थक रूप से परिभाषित ना कर सकता है। वो निरर्थक है, वो सार्थक है ही नहीं। हमें जो जन्म देता है उसे हम माता कहते हैं, हमारे जो साथ चलता है उसे पत्नी कहते हैं, हमारे दुख सुख में सहभागी होने वाला हमारा बहन है, दादी है, तो इन्हें हम स्त्री कह सकते हैं, माता कह सकते हैं, बहन कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं। इन्हें हम औरत शब्द से कभी संबोधित ना करें। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था द राइट एंड वुमेन में। इनका जितना भी चीज़ें हैं भाषण के रूप में जो प्रदर्शित है और 21 खंडों में प्रकाशित इनकी रचनाएं हैं, यहाँ पर जो भाषण दिया गया है इनके द्वारा वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ये इनकी रचनाएं हैं, आप इन्हें कंठस्थ कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में जो आए तो आप उसे बता सकते हैं। अगर आपको कभी भी जीवन में इनके चरित्र का किताब से निजी जीवन में कोई लाभ हो तो उठा करके पढ़ सकते हैं। तो ये एक भाषण के रूप में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया पंक्ति यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। साहित्य में उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये जो इन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी, साहित्य में उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे। चलिए, साहित्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित पुस्तकों से क्या क्या लाभ है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर कुछ क्षण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम ये मानव कल्याण के लिए, ये साहित्य प्रकाशित किए हैं। मानव कल्याण के लिए साहित्य प्रकाशित किए हैं, साहित्य का प्रकाशन। भारत के वर्चस्व एवं ऋषि मुनियों का व्यक्तित्व समझने के लिए ये
साहित्य की रचना की है, या भारतीय ऋषि मुनियों की शक्तियां एवं योगदान के बारे में इनका साहित्य हमें बहुत ही अच्छी तरह से विस्तृत जानकारी देता है एवं भारत के बारे में जो हम जानते नहीं, समझते नहीं, और लोगों के द्वारा जो आकांक्षाएं, इच्छाएं भर दिया गया है जिसका कोई मौलिक रूप से अर्थ नहीं होता है, हम इनके साहित्य को पढ़ करके अपने आप को सही रास्ता एवं पथ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ला सकते हैं। मानव कल्याण के लिए, भारत के वर्चस्व के लिए, भारतीय ऋषि मुनियों की शक्तियों के लिए एवं ये जो प्रेरक था इनका, इन्हें प्रेरणा देने वाले, इन्हें बताने वाले, इन्हें आगे बढ़ाने वाले, उनमें 3 प्रमुख व्यक्तियों का नाम आता है, जिसमें आप एक महात्मा बुद्ध को रख सकते हैं। महात्मा बुद्ध, कबीरदास की आपके बारे में आप सुने होंगे। कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल, भीगे पानी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे थी दूर। ये आदिकाल एवं रीति मुक्ति या फिर आप मध्यकाल में महान कवियों में एक गिने चुने व्यक्ति थे। फकीर की तरह जीवन जिए, लेकिन आज भी इतिहास में इनका इतना मार्मिक चित्रण है कि आप समझिए, कल्पना भी नहीं कर सकते उतना। महात्मा बुद्ध तो आप जानते ही हैं, 22 देशों में आज भी पूजे जाते हैं। बौद्धिक धर्म के सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में, उन्नत रूप में प्रकाशित हुए हैं महात्मा बुद्ध। एक ज्योतिबा फुले, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक थे। इन्हीं की प्रेरणा, इन्हीं का जीवनी, इन्हीं का व्यक्तित्व और इनसे प्रेरित जन कल्याण हेतु सारी वो भाषाएं, सारी वो चीजें जो उनको एक सही मार्ग पर अपने जीवन को प्रदर्शित करने के लिए काफी है, वो इनके साहित्य के प्रदर्शन से मिलता है। ये इनकी साहित्य की विशेषताएं हैं। इनका ये जो साहित्य के रूप में यहाँ पर ही बताए हैं, वो इस पाठ में क्या बताए हैं, तो जाति पाति हमारे समाज को कितनी विसंगतियों की ओर ले जा रहा है और कितनी मनोबल को नीचे गिरा रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे इस पाठ परिचय में। तो हम यहाँ जानते चलते हैं। पाठ परिचय का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है समाज में फैले जाति व्यवस्था से संकुचित मानसिकता का प्रदर्शन को रोकना। हमारा जो समाज है वो संकुचित मानसिकता से बाहर निकले और जाति आधारित चीजों को दरकिनार करके योग्य, कर्मठ, कर्मशील एवं प्रक्रियात्मक चीजों को प्रदर्शित करें और समाज को आगे बढ़ाए, उसे यहाँ पर ही बताया गया है। मूल रूप से समाज में संकुचित मानसिकता से बाहर निकलने के लिए एक भाषण तैयार किया गया है। बहुत सारे समाज में व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं तुम माली हो, तुम पासवान हो, तुम कुम्हार हो, तुम कोयरी हो, तुम वही काम करो, माली हो तो माली का काम करो, कुम्हार हो तो कुम्हारे का काम करो। तो जात से मनोभावों को, जन कल्याण के मानव भावों को कितना ठेस पहुंचता है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किस प्रकार का नुकसान होता है, ये हमें इस पाठ में जानने को मिलेगा। यानी कि व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण को रोकना इस पाठ का मेन महत्व एवं सुयोग्य है।
इनका इस पाठ से हमें जानकारी मिलेगी कि ये जो जाति पाति है वो हमारे जीवन में आर्थिक रूप से कैसे प्रभावित होता है, सामाजिक रूप से कैसे प्रभावित होता है और मानसिक रूप से कैसे प्रभावित होता है, ये हमें कैसे संकुचित रूप में मोड़ देता है। कौन मोड़ देता है भाई? तो जाति प्रथा कैसे हमको आर्थिक रूप से नुकसान देता है, सामाजिक रूप से नुकसान देता है और मानसिक रूप से नुकसान देता है, वो इस पाठ में हम मूल रूप से पढ़ने वाले हैं। पाठ का परिचय मूल रूप से यह है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से जाति प्रथा के कारण होने वाले मानव में नुकसान। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। पाठ के सार का अंश क्या है? पाठ के सार का मुख्य अंश है कि व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करे, उसे मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश से में कैसे काबिल रूप से प्रदर्शित करे। पाठ के सारांश का अर्थ है कि जाति के कारण होने वाले शोषण का निर्धारण, शोषण का समाप्ति, जाति के कारण होने वाले शोषण का समाप्ति इस पाठ का मुख्य अंश है। इस पूरे पाठ में जो मेन बात अगर आप निकालना चाहो तो उसका एक ही मतलब है कि जात के आधार पर जो बांटा जा रहा है, विभिन्नता, जाति आधारित मानसिकता, जाति आधारित मानसिकता, जाति आधारित मानसिकता कैसे समाज को प्रभावित कर रहा है? आर्थिक रूप से, फिर हम लिख रहे हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से। ये क्या है? जात के आधार पर हमको कैसे नुकसान होता है समाज में, पैसों में एवं अपने मानसिक स्थितियों में किस किस प्रकार का नुकसान होता है। तो एक छोटा सा उदाहरण से आप समझिए कि अगर आप माली हैं, अगर आपको बोल दिया जाए कि खाली तुम मालिये वाला काम करो, तुम माली हो, मालिये वाला काम करो। अब भैया आर्थिक रूप से उसका नुकसान हो जाएगा, फूल वाला काम अगर बंद हो गया तो बाकी दिन वो बेरोजगार हो जाएगा। यही माली अगर अपनी योग्यता, अपनी अनुरूपता एवं अपने कार्य शैली से कोई और काम सीख लेता है तो वो उस चीज को क्या करेगा। तो इसकी क्या होगी? समाज में भी इज्जत होगा, उनका मन भी संतुष्ट रहेगा कि नहीं, हम कोई भी काम करके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। ये सब चीजें हम यहाँ पर ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की ओर से हम यहाँ पर सीखते हैं कि क्या क्या ये पाठ हमें सिखा सकता है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। पाठ का कहना है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन हो तो ठीक है। आप कार्य में कुशल हैं, काम को उसके हिसाब से बांटना चाहते हैं तो ठीक है। अब आइए इसे समझते हैं। सर्वप्रथम आप अगर माली हैं, आप अगर कुम्हार हैं, आप अगर पासवान हैं, आप अगर एक कोयरी, कोई भी जाति हो सकते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए, ये तो आप जाति हुए, अगर आपको बोल दिया जाए कि तुम माली वाला ही काम करो, माली वाला ही काम करो, फूल माला ही बेचो जीवन भर, जब तक तुम जीवित हो, जब तक फूल माला ही बेचते रहो, फूल माला ही बेचते रहो। कुम्हार को कहेगा तुम घड़ा ही पालते रहो जीवन भर, पासवान को कहेगा कि तुम रक्षा में ही लगा रहो जीवन भर, कोई कहेगा तुम खेती में ही लगा रहो जीवन भर। कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जो इस काम के अनुरूप ना हुआ, वो मन लगाया और पढ़ा लिखा बना, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, तो
तो डॉक्टर को अगर बोलेगा कि फूल माला बेचो, चाहे वो कोई जाति का हो, हमें उससे मतलब नहीं, डॉक्टर को बोलेगा कि तुम फूल माला बेचो, तुम घड़ा पारो, तुम हमारी सुरक्षा करो, तुम चलो हमारे साथ खेती करने, तो इस व्यक्ति के अनुरूप ये कोई काम है नहीं। पढ़ लिख कर अगर डॉक्टर बना तो इसका काम है जन सेवा करना, इसी में इसको मन लगेगा, इसी में ही खुद को खपा पाएगा, इसका मन इसी में लगेगा कि मन लगेगा, निपुणता हासिल करेगा, निपुणता हासिल करेगा, लाखों लोगों की जान भी बचाएगा और इसमें अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगा। तो ये इससे लाखों लोगों का फायदा हो सकता है, लाखों लोग बच जाएंगे। लेकिन बोलेगा कि चलो तुम फूल माला बेचने, इसकी योग्यता का क्या उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पर ही अगर इसको इस काम को छोड़ करके अगर ये काम करने बोले तो इसके मन पर बुरा असर पड़ेगा, इसे ये काम संतुष्ट नहीं करेगा, अस्वाभाविक रूप से इस पर प्रेशर डालेगा इस डॉक्टर पर। ये उस चीज को कितनों मजबूरी हो, अगर व्यवस्था बस करता भी है तो निपुणता हासिल नहीं कर पाएगी, दक्षता हासिल नहीं कर पाएगा, उसमें उस काम को वो चरम सीमा तक पहुंचा नहीं पाएगा, चरम सीमा तक पहुंचा नहीं पाएगा। अगर इस डॉक्टर को इसी काम में लगाया जाए तो इसमें वो अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित भी करेगा, लाखों समाज के लोगों को फायदा भी पहुंचाएगा, सभी चीजें उसी पर लागू होती है। मेन रूप से फिर से आप जाति कोई भी हो, अगर आपको उसी के आधार पर काम मिलता है लेकिन आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन गए, अब आपको उसके अनुसार काम नहीं मिलता है तो वो काम आप करने में सफल नहीं होगे, वो काम आप तालु मानसिकता के हो जाओगे, नहीं करेंगे, ये हो गया बाद में करेंगे वगैरह, तालु मानसिकता के हो जाओगे, अस्वाभाविक रूप से इस काम करने में आपको मन लगेगा ही नहीं। तो यही चीज यहाँ पर ही हमें सीखना है। यहाँ श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन। अब कोई भी श्रमिक है जो एक कार्य क्षेत्र में सफल है, क्या हुआ, जा तो ले कोई श्रमिक है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई व्यापारी है, कोई समाज सेवी है, कोई राजनेता है, कोई राजनेता है। अब कोई व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, किसान है, व्यापारी है, समाज सेवी है, राजनेता है। अब इनके अनुसार अगर इनको डॉक्टरी का काम मिले तो ठीक है, इंजीनियरिंग का काम मिले तो ठीक है, वकालत का काम मिले तो ठीक है, किसान का काम मिले तो ठीक है, व्यापारी का काम मिले तो ठीक है, समाज सेवी का काम मिले, राजनेता का नेतागिरी का काम मिले तो ठीक है। इस नेता को बोलोगे, नेतवा को बोलोगे तो डॉक्टर वाला काम कर, क्या मरीजवा को ही मार देगा। समाज सेवी है, उसको बोलोगे चलो हमारा जब तू खेत करेगा, एक को फसल उग जाएगा, कुछ नहीं उग जाएगा। व्यापारी को बोलोगे कि चल तू वकालत करे, क्या ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सभी चीजें अगर उनकी दक्षता और योग्यता के अनुसार हो तो ठीक है, इस काम में इससे दक्षता हासिल है, योग्यता हासिल है, इन्हें इसमें मन लगता है, मन लगता है, ये इस काम को अपने इच्छित मन से करेगा, इच्छा से करेगा, इच्छा से करेगा। लेकिन भैया अगर ये चीज इनमें मौजूद है, इनको बोले कि नहीं भैया डॉक्टर साहब आप क्या कीजिए ना, नेता वाला काम कीजिए, तो इसके स्वभाव के अनुरूप के विपरीत, यानी कि डॉक्टर साहब का अब अगर हम बोलेंगे राजनेता वाला काम कीजिए तो इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं होगा,
वो अस्वाभाविक हो जाएगा। कब? जब डॉक्टर राजनेता वाला काम करेगा तो ये उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं होगा। ऐसे कामों को ही बोलते हैं अस्वाभाविक विभाजन। इंजीनियर को बोलेंगे कि चलो तुम समाज सेवा करने, तो पुल कौन बनाएगा, घर कौन बनाएगा, इमारतें कौन बनाएगा और हमारा समाज विकसित कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो जो काम जिसके लिए हो, यानी कि जो जिस काम में दक्ष हो, योग्य हो, मन लगता है, इच्छा है, कर्मठ है, जानकार है, जानकार है, अगर उस काम को छोड़कर कोई और काम करने के लिए कह दे तो उसे वो विवशतावश करते हैं। अब भैया ऐसा कब कहाँ होता है? तो होता है ना, आपका बाबूजी का मान लीजिए 10 साल से एक दुकान चल रहा है, 20 साल से एक दुकान चल रहा है, अब उनका बच्चा हुआ, बोलेगा कि देख रे तोरा हमरे दुकानिया पर बैठना, अरे बेटा पढ़ लिख के आगे साइकिल बनना चाहता है। तो यहाँ पर ही आता है परेशानी। समाज अब बदल रहा है, लेकिन ये चीजें उस समय मध्य युग में काफी ज्यादा प्रभावित थी। जो काम पिता करे वही काम बेटा को करना पड़ता था। बेटा कुछ आगे करना चाहता तो नहीं भैया तुम वही लल्लू लाल बनो। तो ऐसे होने से हमारे समाज में विषमता पैदा होता था, चिड़ पैदा होता था, मन के विपरीत काम होता था, तो समाज के काम को विकास नहीं मिल पाता था। अच्छा, ये हानि कहाँ कहाँ करता था, ये हम आगे आपको चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। फिलहाल इस चीज को आप समझ चुके हैं। जाति प्रथा पैसे का दोष पुण्य था। अब आइए, जाति प्रथा। अब हमें जौन पैसा चाहिए वो पैसा अगर नहीं मिला तो दोष पूर्ण क्या क्या हो सकता है और उसको निर्धारित कैसे किया जाता है, थोप दिया जाता है या फिर रिलैक्स दिया जाता है, इसे समझिए। जैसे कोई व्यक्ति फिर उस चीज को हम दोहराएंगे। कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है, कोई व्यक्ति अगर मास्टर है, शिक्षक जिसे आप बोलते हैं, शिक्षक है, अगर इस शिक्षक को बोल दिया जाए कि चलो तुम कुदाल चलाने, पढ़े लिखे, नौकरी तो लगा नहीं, चल कुदाल चलेंगे, तो कुदाल अगर ये चलाएगा भैया, तो इसके हिसाब से जो निर्धारित हो रहा है काम, जो काम का निर्धारण हो रहा है, वो स्वाभाविक तो है नहीं, वो अस्वाभाविक है। क्यों भाई? क्योंकि हम हैं मास्टर, शिक्षक, पढ़ाने वाले। आप हमको कह रहे हो कुदाल चलाओ, पढ़े लिखे तो है नहीं, कुछ बन तो पाए नहीं, तो तुम क्या करो भाई कि तुम कोई भी काम चलो, कुदाल चलाना, ये करना, वो करना, ये लेबर वगैरह का काम करना। तो ये इस काम का निर्धारण अगर समाज के द्वारा किया जाए, माता पिता के द्वारा कर दिया जाए, तो हमारे स्वभाव के वो अनुकूल नहीं होगा, वो अस्वाभाविक होगा। इसमें हमको दक्षता हासिल है नहीं, इसमें हम तालू मानसिकता के हो जाएंगे, टालेंगे काम। अच्छा आज नहीं जो कल नहीं परसों जो करवे नहीं करो, जेबू को करवे नहीं करो, तालू मानसिकता के हो जाएंगे। नहीं जो नहीं करो, होपे नहीं करते हमारा सब वगैरह। इसमें हजार परेशानियां हम खुद पैदा करेंगे। तो अगर हमको जबरदस्ती पेशा का निर्धारण कर दिया जाए तो वो मेरे अनुकूल अगर ना हो तो उसमें हम तालु मानसिकता के हो जाएंगे, अपनी दक्षता नहीं दिखा पाएंगे, अस्वाभाविक मेरा विभाजन हो पाएगा, उसमें पूर्ण रूप से हम दक्षता हासिल नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम गुणों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और जब काम में मन ही नहीं लगेगा, काम ही नहीं बढ़ेगा, काम को ही अच्छा स्तर नहीं मिलेगा, तो उससे जुड़ा व्यक्ति को भी अच्छा स्तर नहीं मिलेगा। ये इस पाठ का मतलब है। यानी कि जाति प्रथा अगर पेशे को निर्धारित कर दे, माली हो माली का काम करो, माली हो माली का काम करो, तो भैया बताओ ना कि अगर कोई आपदा आ गया, तूफान आ गया, या फिर मालिक वाला सीजनली काम समाप्त हो गया, तो बाकी समय क्या हम भूखे मरे? शेष जो समय बच गया, 12 माह को माली वाला काम मिलेगा नहीं, तो शेष समय में क्या हम भूखे मरे? तो हमें कोई भी काम सीख लेना चाहिए। सीख करके किसी भी स्तर में, कोई भी श्रेणी हो,
माली वाला काम कुम्हार भी करे, कुम्हार वाला काम माली भी करे। जिसको जैसी दक्षता, जिसको जैसी काबिलियत, जिसको जैसी निपुणता, उसके अनुसार काम मिलना चाहिए। यानी दक्षता के अनुसार काम मिलना चाहिए, निपुणता के अनुसार काम मिलना चाहिए, जिसमें बुद्धि विशेष लगा हो, जिसमें मन लगे, वैसा काम मिलना चाहिए। तो व्यक्ति उसमें अपने आप को ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकता है, यानी अपने स्तर में बदलाव कर सकता है। कब? जब व्यक्ति के मनोयोग काम मिलेगा तब, ऐसे नहीं। तो दोषपूर्ण निर्धारण क्या है? जबरदस्ती उससे उसकी दक्षता के विपरीत काम करवाना दोषपूर्ण निर्धारण है। जबरदस्ती शिक्षक से कुदाल चलवाना, जबरदस्ती कोई डॉक्टर है तो उससे नेतागिरी का काम करवाना, यही है दोषपूर्ण निर्धारण। आगे सामाजिक रचनात्मक आदर्श समाज। कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उससे समाज चलता नहीं है। समाज चलता है उसने क्या क्या काम किया, उसमें गुण क्या है, उसका उपयोग क्या होगा। यानी कि गुण से समाज को लाभ किया, समाज को लाभ किया, उसकी दक्षता से विकास हो सकता है या नहीं। किसी भी जाति का हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी प्रवृत्ति का आदमी हो, हमें उससे मतलब नहीं। उसमें गुण क्या है, समाज के लिए लाभदायक है, दक्षता क्या, क्या वो विकास में आ सकता है, उसकी जो इच्छा है उसमें वो निपुण है या नहीं, निपुण है या नहीं। अब कोई छोटा है डोम जाति का, महार जाति का, किसी भी जाति का, लेकिन उसको डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ करके वो डॉक्टर बन गया है, तो उसके अनुरूप काम अगर मिल जाए, योग्यता के अनुसार अगर काम मिल जाए, तो समाज क्या होगी, एक हो जाएगा। कैसे भाई? तो जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग, अब कोई मजबूत वर्ग है, समाज में पैसे वाले लोगों को मजबूत वर्ग कहा जाता है। तो जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, अगर ये डॉक्टर इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कुछ भी इंजीनियर बना, या फिर कुछ और इस प्रकार का बन गया, अब इसमें आकर के अपने आप को पूर्ण रूप से लगाना चाहता हो और उससे अपनी स्थितियों का सुधार करना चाहता हो, उससे अर्जन धन से अपने निचले स्तर के समाज को उठाना चाहता हो, तो इससे होगा क्या, दोनों वर्गों में आदर्श स्थापित हो जाएगा, दोनों वर्गों में आदर्श स्थापित हो जाएगा, ऊंच नीच का भाव मिट जाएगा, मेरा तुम्हारा का भाव मिट जाएगा, और ना ही कोई विभेद रहेगा, ना ही कोई विषमता रहेगा। समाज दूध पानी की तरह एक हो जाएगा। कब? जब छोटा वर्ग गुण और दक्षता हासिल करके बड़े वर्ग में, और बड़ा वर्ग गुण और दक्षता हासिल करके छोटे वर्ग के स्तर को उठाने में लग जाएगा, तो समाज हमारा बैलेंस हो जाएगा। समाज में कपटता, समाज में धोखाधड़ी, समाज में टालू मानसिकता, समाज में आर्थिकी प्रॉब्लम सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये इस चीज को इस चैप्टर्स में पढ़ाया गया है, ताकि आप इस चीज को समझ करके अपने आप को दक्षता हासिल कर पाएं और अपने आप को उसी काम में लगाएं जो आपके अनुरूप हो, ना कि किसी व्यक्ति, किसी विशेष समाज और किसी कल्याणकारी या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा थोपा गया हो। ऐसा काम आप ना करें। आप अपने को योग्य बनाइए, अपनी योग्यता अनुसार काम चुनिए और उसमें लग जाइए। ठीक है बच्चों, तो आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म आपको बता दिया गया। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता पिता का नाम आपको बता दिया गया है, यहाँ भर लीजिएगा। विवाह कब हुआ, किनसे हुआ, मैट्रिक कब किए, वकालत कब किए, सब आपको बता दिया गया है। चलिए अब सीखिए, यहाँ पर ही मुहावरा है, चारा ना रहना। अब कोई चारा नहीं बच लो, कोई उपाय नहीं, चारा ना रहना यानी उपाय ना रहना, चारा ना रहना यानी उपाय ना रहना, उपाय ना। आगे पारंगत होना, दक्ष होना, हम ई काम में एकदम माहिर हो, जैसे कि वैसे करता, दक्ष होना, शामिल होना। दिल न लगना, मन न लगना, मन न लगना,
तो मन कब नहीं लगता है? जब हमें हमारे अनुरूप कोई काम न मिलता है। इससे वाक्य बना भी सकते हैं आप, ये चीजें उसमें समाहित हो, उपाय ना होना, दक्ष होना या मन ना लगना, इन चीजों का अर्थ है। इसे आप नोट डाउन कीजिए। निष्क्रिय होना, आलसी हो जाना, अब कोई काम करने में मन नहीं लगा। विवश होना, मजबूर हो जाना, अब विवश होना, मजबूर हो जाना। निष्क्रिय होना, काम चोर हो जाना या फिर आलसी हो जाना, जो आप बोले, आलसी होना, अब कोई काम करने में मन नहीं लगा, आलसी होना। अब विवश होना, मजबूर होना, विवश होना, अब मजबूर हो जाना, कमजोर हो जाना, विस्थापित हो जाना। बच्चों, भारत एक महान नगरी है। इसके पौराणिक कथाओं के बारे में हम जानते नहीं, आप जानते नहीं, इसीलिए इसके महत्व को आप जान नहीं पा रहे हैं। 200 वर्षों की अंग्रेजी मानसिकता के बाद हमारा मस्तिष्क का विकास लगभग लगता है रुक गया है। गुलामी मानसिकता को प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, छोड़िए। आइए आज तक हम कुछ सीखते हैं और आपको कुछ चीज सुनाते हैं जो आपको भारत के प्रति एक गौरवान्वित महसूस करवाएगा। तो जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, दुनिया को तब गिनती आई जब जीरो दिया मेरे भारत ने। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सबसे पहले सिखलाई। तारों की भाषा, अरे हजारों लाखों साल पहले राम जन्म के पूर्व ही हमारे ऋषि मुनि सभी ग्रह और नक्षत्रों को एक चीज में लिख करके उनके बारे में सारी चीजें प्रदर्शित ग्रंथों में कर चुके हैं और आज भी उसका नासा तासा उपयोग करते रहता है। नहीं, अमेरिका के जांच एजेंसी चले। कहता है, बेता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, मानव जहां विकसित पहले हुआ और जहां इनकी योग्यताओं, सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का विकास हुआ वो भारत है। सभ्यता जहां पहले आई पहले जन्मी है जहां कला। आप जो भी कलाएं देखते हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो गाना हो, जिसे आप सॉन्ग कहते हैं, इन्हें हम संस्कृत में, आप हिंदी मतलब चलिए संस्कृति जान सकते हैं। जहां कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। ये भारत के बारे में तो पक्की हैं। इस पर एक गाना है जो हम आपको अभी गाते हैं और आप सुनिए, आनंद लीजिए। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जिसे माता कह के बुलाते हैं,
इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच सोच इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ओ है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं उसकी बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरे बच्चों, भारत वो ममतामयी धरती है जिसे सबने स्वीकारा और इस भारत ने सबको स्वीकारा। यही वो भारत है जहाँ लाखों मनुष्य मुक्ति पाए। यही वो भारत है जहाँ आप और हम जन्मे हैं, आप और हम धन्य हैं। इसलिए भारत माता की जय। अपने आप को सबल और सफल बनाइए। धन्यवाद।